नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान जी के प्रश्न बैंक पार्ट 3 लेके आया हूं। पिछले दो वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड किया था। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं सरल से कठिन की तरफ चलूंगा, तो आज भी मैं सरल से कठिन की तरफ चलूंगा, अर्थात सरल प्रश्नों को लेते हुए मैं कठिन प्रश्नों की तरफ गतिमान होऊंगा। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें तथा इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैंक है या प्रैक्टिस प्रश्न पेपर है, जिससे आप लोगों को आने वाली आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जितने भी रीट के एग्जाम हैं और आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जाम हैं, इसके साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनमें राजस्थान जीके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोगों के सामने मैं राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है, और खुशी होती है तो मैं और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। और इसके साथ साथ जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जितने भी मैं आने वाले समय में वीडियो अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा, जिससे आप लोगों का फायदा है। इसलिए मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें मित्रों। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है आप लोगों के सामने। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? कितना बढ़िया प्रश्न है मित्रों कि गोडवाड़ जो प्रदेश है राजस्थान का, गोडवाना जो प्रदेश कहलाता है, वह राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? बताइए मित्रों, दिमाग लगाइए और सोचिए कि कहां पर है गोंडवाना प्रदेश राजस्थान का। यदि अपन राजस्थान के गोंडवाना प्रदेश को देखते हैं कि राजस्थान के गोंडवाना जो प्रदेश है वह कहाँ की भू आकृति प्रदेश का विभाग है, तो अपन इस प्रकार से एक अपन राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं मित्रों। इस प्रकार मैं थोड़ा माउस से बनाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हालांकि माउस से उतना क्लियरिटी नहीं आ पाती है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने कोशिश करके देखता हूं कि ये आप लोगों के बिल्कुल सेट हो जाए राजस्थान का नक्शा, क्योंकि राजस्थान का नक्शा बहुत सरल है, पतंग आकृति का नक्शा है। यदि अपन ये राजस्थान का नक्शा आप लोगों के सामने मैंने बनाया है, तो ऊपर की साइड उत्तर है, इधर दक्षिण है, और इधर पूरब है, और इधर पश्चिम है। यदि अपन गोंडवाना प्रदेश देखते हैं कि राजस्थान का गोंडवाना प्रदेश कहाँ पर है, बताइए मित्रों। गोंडवाना प्रदेश भू आकृति जो विभाग है वह कहाँ पर है? इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? यदि अपन गोंडवाना प्रदेश को देखने का प्रयास करें मित्रों, तो राजस्थान में जो गोंडवाना प्रदेश बताया गया है, जो गोंडवाना प्रदेश की जो मुख्य सीमाएं बताई गई हैं या जिले जो गोंडवाना प्रदेश में आते हैं मित्रों, कि जैसे पाली है, जालौर है, सिरोही है, तथा इसके साथ साथ गुजरात के एरिया का ये संपूर्ण प्रदेश मित्रों किस नाम से जाने जाते हैं? गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। तो सपोज कर लेते हैं अपन इधर का जो एरिया है, इस प्रकार का जो एरिया है, यहां से अपन इन एरिया को पकड़ने का प्रयास करते हैं ऐसे। तो इधर के एरिया में ही यदि अपन देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो एरिया है, जैसे जालौर का एरिया है, सिरोही का एरिया है, अर्थात गुजरात का बॉर्डर का एरिया है, ये सारा का सारा गोंडवाना प्रदेश की श्रेणी में ही बताया जाता है। क्लियर हो गई बात मित्रों? अब यदि अपन चित्र में देखने का प्रयास करें और ये चित्र के आधार पर यदि अपन ऑब्जेक्टिव देखें कि ए, बी और सी, डी, तो ए में दिया हुआ है मित्रों पूर्वी मैदान प्रदेश, बी में दिया हुआ है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, सी में दिया हुआ है हाड़ौती पठार, और डी में दिया हुआ है घग्गर प्रदेश। अब इन चारों को ऑप्शनों को देखें, और यहाँ पर मैंने जो नक्शे में बताया है कि जो गोंडवाना प्रदेश है वो मोस्टली पाली, जालौर, सिरोही तथा गुजरात के जो बॉर्डर है वहां तक का एरिया जो बताया जाता है संपूर्ण, वह सारा का सारा गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है या गोंडवाना प्रदेश में आता है। तो पाली है, जालौर है, ये डेफिनेटली पश्चिमी राजस्थान के ही कुछ जिले हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के हैं, तो पश्चिमी शुष्क जो प्रदेश है वही गोंडवाना प्रदेश के अंदर ही आता है। तो प्रश्न जैसे बोल रहा है कि गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा मित्रों, बी इज ए राइट आंसर, कि पश्चिमी शुष्क जो प्रदेश है वह गोंडवाना प्रदेश की श्रेणी में ही आता है। तो अपन किस पे क्लिक करेंगे मित्रों? बी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट यदि अपन चलते हैं, यह प्रश्न जो आया है मित्रों ये एलडीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। अगर अपन हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमोंट मैदान स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में
पिडमोंट मैदान स्थित है। यदि अपन राजस्थान के क्षेत्र में देखें कि पिडमोंट मैदान स्थित है, तो इसमें भी अपन थोड़ा राजस्थान का नक्शा बनाने का मैं प्रयास करूंगा माउस की सहायता से। हालांकि मित्रों इतनी क्लियरिटी नहीं आती है माउस से, पेन टेप्स होता है उससे आसानी से बिल्कुल एग्जैक्ट बन सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में पेन होता है और उस टैब पे मैं नक्शा बनाने का प्रयास करता हूं। हालांकि मैं इसमें भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि पिडमोंट का मैदान आप लोगों को समझा सकूं क्लियरली। यहाँ पे यदि अपन देखें मित्रों, तो ये जो है एरिया, ये उत्तर का मैदान है, यहाँ पे उत्तर है, इधर यहाँ पर दक्षिण है और इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है राजस्थान के नक्शे के आधार पर। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि पिडमोंट के मैदान स्थित हैं। यदि अपन पिडमोंट के मैदान देखने का प्रयास करें तो राजस्थान में जो पिडमोंट के मैदान का जो एरिया बताया गया है वह इधर का बताया गया है, पूर्व की तरफ का जो एरिया बताया जाता है वही पिडमोंट की श्रेणी में आता है। यहाँ पर मैं इतना बड़ा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो पूरब का जो एरिया है वही पिडमोंट की श्रेणी में आता है मित्रों। तो पूरब का एरिया पिडमोंट की श्रेणी में आता है, तो डेफिनेटली जो पूरब के मैदान है वो पिडमोंट में ही होंगे। तो अपना ए ऑप्शन क्या है, उत्तर पूरब। बी ऑप्शन है पूर्वी मैदान प्रदेश। सी ऑप्शन है अपने पास दक्षिण और डी ऑप्शन है दक्षिणी मैदान प्रदेश। अब इन चारों में से हमारे को बी पे दिखा हुआ है पूर्वी मैदान प्रदेश, तो जो पिडमोंट के मैदान है मित्रों वह पूर्वी मैदान प्रदेशों की श्रेणी में आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर बी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात। ये जो प्रश्न है मित्रों ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर होगी बात। अब अपन तीसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं मित्रों। ये तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, राज्य में डेक्कन ट्रेप के समूह विद्यमान हैं। राज्य में डेक्कन ट्रेप के समूह विद्यमान है। तो डेक्कन ट्रेप के समूह राज्य में किधर विद्यमान है। यदि अपन डेक्कन ट्रेप देखते हैं मित्रों, तो डेक्कन ट्रेप के जो इस प्रश्न के आधार पर यदि अपन देखते हैं तो जो डेक्कन ट्रेप है या अर्थात डेक्कन जो समूह है, यूं मान लें अपन डेक्कन चट्टान के रूप में दे दें या कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नक्शा बना देता हूँ वापस से। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए हुए प्रश्न समझ में आए और आप लोग एग्जाम में सफल हो सकें। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मेरे को कितने कंसंट्रेट होकर सुनते हैं, तथा साथ में आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिए और प्रश्नों को सरल करने का प्रयास कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दीजिए। तो जो डेक्कन ट्रेप है मित्रों, अगर अपन डेक्कन ट्रेप देखें कि राजस्थान में डेक्कन ट्रेप किधर, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न है राज्य में डेक्कन ट्रेप के समूह विद्यमान है। तो यहाँ पर क्या है मित्रों, उत्तर है, इधर दक्षिण है और इधर पूरब और इधर पश्चिम है। यदि अपन डेक्कन ट्रेप देखें तो इधर का जो एरिया होता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जो इधर का जो एरिया है हाड़ौती क्षेत्र का जो एरिया है वही डेक्कन ट्रेप में आता है मित्रों। जैसा कि मैं कर्सर से घुमा रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो कर्सर बता रहा हूं, तो एक कर्सर का जो एरिया बता रहा हूं हाड़ौती प्रदेश का एरिया, इधर का ही प्रदेश का जो एरिया है मित्रों वही डेक्कन ट्रेप के रूप में बताया गया है। कि ये जो एरिया आप गोला बना देता हूं एक मैं अलग रंग से, ये अपने पास ये गोला बन गया है। थोड़ी मेरी फोटो को लाइट कर देता हूं, ये गोला पूरा का पूरा बना हुआ है आप लोगों के सामने। वापस से मेरी फोटो ले आता हूं, स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ मित्रों। तो इस प्रकार से ये जो एरिया है ये डेक्कन ट्रेप के एरिया के अंदर आता है और इस एरिया में हाड़ौती प्रदेश है। अब हाड़ौती में कौन कौन, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये इधर के सारे एरिया जो हैं वे हाड़ौती के एरिया में बताए जाते हैं। तो इसमें हाड़ौती का कौन सा एरिया आ रहा है, डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। तो इसका सी है झालावाड़ और कोटा। देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो डेक्कन ट्रेप जो समूह है वह झालावाड़ और कोटा में विद्यमान है। देन सी इज ए राइट आंसर। जो ये प्रश्न है ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर के प्रश्न के ऊपर। आप लोगों की स्क्रीन पर फोर्थ नंबर का प्रश्न हाजिर है। ये फोर्थ नंबर का प्रश्न है, मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। कितना बढ़िया प्रश्न है और कितना टिपिकल प्रश्न पूछा गया है। ये जो प्रश्न है मित्रों मालानी शैल समूह, ये भी वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा, तो क्या पनपा, मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण क्या पनपा है मित्रों। ए ऑप्शन दिया हुआ है मकराना में संगमरमर पनपा, या फिर कोटा में कोटा स्टोन पनपा, या सीकर में पाइराइट पनपा, और या जालोर में ग्रेनाइट पनपा।
अब पहला तो अपने को ये पकड़ना है कि ये अग्नेयशैल समूह और दूसरा पकड़ना है मालानी, अर्थात मालानी जो अग्नेयशैल समूह है उनके कारण क्या पनपा है या उनके कारण क्या उत्पन्न हुआ है। तो पहला तो अपने को यह देखना है कि मालानी जो अग्नेयशैल समूह है वह किधर किस एरिया में स्थित है राजस्थान के। तो यहाँ पे मैं वापस से एक राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मित्रों। हालांकि हो सकता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाए, क्योंकि प्रश्नों को मैं सरल करना अलग बात है और उनको सरल करने का तरीका सीखना अलग बात है मित्रों। ये मैं नक्शा बना देता हूँ। अब टॉप पे तो आप लोगों को पता है कि उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है, यहाँ टॉप पे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब ये मालानी अग्नेयशैल समूह, यदि अपन मालानी अग्नेयशैल समूह देखते हैं राजस्थान में, तो इधर का जो एरिया बताया जाता है वह मालानी अग्नेयशैल समूह की श्रेणी में आता है। तो मालानी अग्नेयशैल समूह के इधर के एरिया में आता है, तो डेफिनेटली इधर कौन सा है, मकराना नहीं है, कोटा नहीं है, सीकर नहीं है और जालौर। तो जालौर इधर के एरिया में बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, जालौर ग्रेनाइट पनपा। क्लियर हो गई बात मित्रों। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इधर का मैं थोड़ा कर्सर बना देता हूं दूसरे रंग से, ये मालानी इधर का हो जाता है। क्लियर हो गई बात मित्रों बात। अब यदि अपन इसमें राइट आंसर देखते हैं तो देन डी इज ए राइट आंसर, जालौर ग्रेनाइट पनपा मालानी अग्नेयशैल समूह के कारण। क्लियर हो गई बात मित्रों। यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, ये वन रक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न 2013। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर मित्रों। ये नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। राजस्थान स्थित थार का जो मरुस्थल है वह किसका अवशेष माना जाता है, अर्थात जो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वह किसका अवशेष माना जाता है, यहाँ पर यह पूछ रहा है। क्लियर होगी बात। ए ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, बी ऑप्शन है अंगारा लैंड, सी ऑप्शन है टेथिस सागर का और डी ऑप्शन है लूनी नदी का। यदि इस प्रश्न को देखें तो यह प्रश्न मित्रों वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान का थोड़ा नक्शा बनाता हूं। जो राजस्थान अपन यूं देखें, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय न तो राजस्थान था न हिंदुस्तान था, सिर्फ पृथ्वी थी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे मैं, अरे यार थोड़ा नक्शा बनाने में माउस से थोड़ी समस्या आती है। आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी मित्रों, नक्शा थोड़ा बन जाता है, ठीक है मान लेना। इस प्रकार का पतंग की आकृति का बना देता हूं, कोशिश कर लेना कि हाँ भाई ये नक्शा बन गया साहब। ठीक है, ये हमारा नक्शा बन गया राजस्थान का। मान लो, कोशिश कर लो, कारण कि अभी इसको हटाऊंगा तो ये सारा मिट जाएगा मित्रों। इसलिए अगर मैं इधर के को बिल्कुल स्ट्रेट करूंगा तो ये सारा मिट जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर है उत्तर, इधर है दक्षिण, इधर है पश्चिम और इधर है पूरब। क्लियर हो, सॉरी, इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस प्रकार से ये राजस्थान का नक्शा बना दिया गया। जब राजस्थान भी नहीं था हिंदुस्तान भी नहीं था, तो इधर का जो एरिया था मित्रों ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड, फिर टेथिस सागर। तो जो पूरा का पूरा ये पूछ रहा है कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। तो जो थार का मरुस्थल है वह किसका अवशेष माना जाता है, तो डेफिनेटली पहले यहाँ पे टेथिस सागर था, तो ये किसका अवशेष माना गया, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है इधर का एरिया। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, सी इज ए राइट आंसर। देन तो अपन इस पे कर देते हैं क्लिक, यहाँ पे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है मित्रों। क्लियर हो गई बात मित्रों। अब अपन आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये अपने पास ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थली माने जाते हैं। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थली माने जाते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये भी वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं सरल से कठिन की तरफ चलूंगा, तो धीरे धीरे प्रश्न कठिन होते चले जाएंगे। तो राजस्थान के कितने जिले मरुस्थली माने जाते हैं, तो इसमें भी मैं थोड़ा आप लोगों को राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूं अपने। हालांकि अपना कॉपी जो है काफी लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पे, तो कोशिश कर लेता हूँ राजस्थान का नक्शा बनाने की। हालांकि ये माउस से एग्जैक्ट नहीं बनता है, फिर भी मैं देन आई विल ट्राई। ये मैं ट्राई कर रहा हूं, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो बन गया बिल्कुल पतंग की आकृति का। तो ऐसा ही है राजस्थान का नक्शा, आप लोगों को पता ही होगा।
अब यहाँ पर अपन चलते हैं, इधर दिया हुआ है मित्रों उत्तर, इधर दिया हुआ है दक्षिण, इधर दिया हुआ है पूरब और इधर दिया हुआ है पश्चिम। अब इन चारों ऑप्शनों को यदि अपन देखते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है मित्रों इस प्रकार से निकल रही है, यहाँ से इधर से इस प्रकार से निकल रही है। याद रखना, मैं थोड़ा बना देता हूँ आप लोगों को। ये ऐसे अरावली श्रृंखला राजस्थान के इस प्रकार से तिरछी निकलती है, मतलब कुल मिला के तिरछी जा रही है राजस्थान से। क्लियर होगी बात? तो अरावली जो श्रृंखला है राजस्थान के, इधर पश्चिम है इधर दक्षिण है, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। क्लियर होगी बात? अब अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है तो इस साइड का जो एरिया है, पूरब का जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, ये तो अरावली के कारण ढक गया है। तो इधर तो थार का जो रेगिस्तान है इधर थोड़ा प्रभाव नहीं हो पा रहा है, कम प्रभाव है, क्योंकि ये दीवार के रूप में खड़ी हो जाती है। और इधर का जो पश्चिमी एरिया है ये थार के उसमें परेशान हो रखा है, यहाँ पर काफी रेत ही रेत है, रेगिस्तान है। और यही ये प्रश्न पूछना चाह रहा है हमारे को कि राजस्थान के कितने जिले मरुस्थली में आते हैं। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 12। यदि अपन इनमें देखें तो यहाँ का जो एरिया है 12 जो जिले हैं वह लगभग 12 जिले राजस्थान में मरुस्थली माने जाते हैं। तो देन डी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो यहाँ पर मैं काला कर देता हूँ या फिर मैं यहाँ पे ट्रिक कर देता हूँ, आप लोगों को तो काला करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। और इसके साथ साथ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर कौन सा राइट है, और मेरे द्वारा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, यदि कोई कमी लग रही है तो उस कमी को बताइएगा जिसमें मैं और सुधार करने का प्रयास करूंगा, और यदि अच्छा लग रहा है तो उसमें अच्छे में बताइएगा, और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करूंगा मित्रों, क्योंकि कुछ मिलता है तो अच्छा ही होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान के जितने राज्य, इंडिया के जो राज्य हैं उनमें थार मरुस्थल का जो विस्तार है वह किन राज्यों तक फैला हुआ है। क्लियर होगी बात? अब यदि अपन 7वां प्रश्न देखते हैं तो यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो थार मरुस्थल का यदि अपन विस्तार देखते हैं तो इसमें भी अपन थोड़ा चित्र बना लेते हैं, क्योंकि बहुत से जो प्रश्न होते हैं मित्रों, सारा जो खेल है वह दिमाग का ही तो खेल है, और क्या है। ताकत के दम पे यदि जंग जीती जाती मित्रों, ताकत के दम पे यदि जंग जीती जाती तो जंगल का जो राजा हाथी कहलाता, शेर नहीं कहलाता। आई बात समझ में? ताकत के दम पे यदि जंग जीती जाती तो जंगल का राजा कौन कहलाता? हाथी कहलाता, शेर नहीं कहलाता। और ताकत हाथी में काफी गुना होती है शेर से, परंतु शेर में दिमाग होता है, उसमें हौसला होता है, और उसी के दम पे वह जंगल में राज किया करता है। तो इसलिए दिमाग का ही तो खेल है मित्रों। अब थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक फैला हुआ है, तो पहला ही अपने पास दिमाग आ जाता है कि ये इस प्रकार से अपनी जो अरावली पर्वतमाला निकल रही है, तो अरावली पर्वतमाला निकल रही है तो राजस्थान के टच होते हुए राज्यों तक ही फैला होगा डेफिनेटली। राजस्थान से जो टच नहीं हो रहे हैं उनमें नहीं होगा, और उनके आधार पर भी देखना पड़ेगा कि किधर टच हो रहा है। अब यदि अपन देखें राजस्थान तो है ही। अब डी ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन क्या दे रहा है? राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को देखते हैं मित्रों, तो मध्य प्रदेश तो इधर आ रहा है, मध्य प्रदेश तो गुजरात यहाँ आ रहा है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश आ रहा है, तो इधर तो थार है ही नहीं अपने पास। इधर तो बढ़िया फर्स्ट क्लास बरसात होती है राजस्थान में, तो इधर तो रेतीला एरिया ही नहीं, तो मध्य प्रदेश इज नॉट राइट। नेक्स्ट सी ऑप्शन, राजस्थान और पंजाब। तो राजस्थान पंजाब देखते हैं, पंजाब ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये अरावली को क्रॉस करते हुए इधर जा रहा है, तो हाँ पंजाब हो सकता है। ठीक है, अब अपन एक और देख लेते हैं, लास्ट चांस, डी ऑप्शन, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात और हरियाणा देखते हैं अपन, तो गुजरात इधर आ रहा है, क्लियर होगी बात, पंजाब इधर जा रहा है, ठीक है, और हरियाणा इधर आ रहा है। तो ये डेफिनेटली इधर का जो एरिया है वह थार के मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है इधर। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? डी इज ए राइट आंसर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात एवं हरियाणा। क्लियर है मित्रों बात? तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज ए राइट आंसर। ये राजस्थान पुलिस परीक्षा 2014 के अंदर आया है, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट अपन प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मित्रों, ये 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ जो है वह किस क्षेत्र का भाग है? यह वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है 2014 में।
तो हमारे को इसका आंसर बताना है कि प्रतापगढ़ जो है वो किस क्षेत्र का भाग है। तो पहले तो अपन एक नक्शा बना लेते हैं जिससे अपन को अंदाजा हो जाएगा कि प्रतापगढ़ राजस्थान में किस जगह आता है। यहाँ पे मैं नक्शे का अध्ययन नहीं करवा रहा हूँ मित्रों आप लोगों को, मैं सिर्फ एक आधार बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आधार अगर अपन बनाते हैं, अरे यार इसको वापस से यहाँ पर मैं थोड़ा आधार बनाने का प्रयास कर देता हूँ। ये अपन आधार बना देते हैं। थोड़े दिनों के बाद मित्रों मैं लाइव आऊंगा जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और राजस्थान का जब मैं इतिहास आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें ना तो कॉपी होगी, ना पेन होगा, ना माउस होगा, ना कर्सर होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप होंगे और मैं होऊंगा। सिर्फ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल के ऊपर मेरे चैनल को खोलना है, आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक कौशिक, और खोलना है। और राजस्थान का जो मैं इतिहास आप लोगों को सुनाऊंगा। और आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक मोबाइल में लीड लगा लेना है, जो स्पीकर होते हैं अपन दोनों कानों में लग जाते हैं, लीड लगा लेना है और मुझे कंसंट्रेट होकर आप लोगों को सुनना है। ना तो आप लोग मेरे को सुनना, कंसंट्रेट होकर आप लोगों को सुनना है मुझे, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनते जाना है। मैं कहानियों के रूप में ही आप लोगों को पूरा का पूरे राजस्थान का इतिहास याद करवा दूंगा। और जैसे आपको याद करवा दूंगा तो उसके पश्चात आपको जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। और यदि कभी परेशानी होए तो मेरे उस वीडियो को वापस देख लेना। और उसमें ना तो मैं आप लोगों के सामने पेन का यूज लूंगा और ना ही आप लोगों को लेने दूंगा, और ना ही किसी प्रकार की ये जो आप लोगों के सामने जो कॉपी दिख रही है मेरी, ना तो इस प्रकार के टेक्स्ट बोर्ड का प्रयोग लूंगा। सिर्फ मैं होऊंगा और आप होंगे, और डायरेक्ट लाइव आप लोगों को राजस्थान के रणबांकुरों की कहानी सुनाऊंगा। महाराणा प्रताप के बारे में बताऊंगा, बप्पा रावल के बारे में बताऊंगा, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताऊंगा, गुइलों के बारे में बताऊंगा, चौहानों की वीर गाथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो सारी डिटेल से आप लोगों को बाकायदा समझाता चला जाऊंगा। डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से लाइव आऊंगा बहुत जल्दी राजस्थान का इतिहास का टॉपिक लेकर। क्योंकि इतिहास क्या है, इतिहास डेफिनेटली मित्रों आज और कल के मध्य में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वह क्या इतिहास है। और इतिहास क्या, कहानियों का संग्रह ही इतिहास है। तो जब तक इतिहास में कहानियां नहीं बताई जाए तब तक कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो रटने का मामला हो गया। और इतिहास कोई रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं मित्रों। इतिहास क्या है, इतिहास एक समझने का सब्जेक्ट है। क्लियर हो गई बात? आप लोगों ने बचपन में नानी माँ की कहानी सुनी होगी, जिसमें नानी माँ काफी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। वह सारी कहानियां क्या इतिहास ही तो है, जो आप लोगों को आज तक याद है। चलो अपन देखते हैं प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। यदि अपन प्रतापगढ़ देखें तो इधर का जो एरिया है, यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा मैं रंग बदल देता हूँ। इधर का जो एरिया है वह प्रतापगढ़ का एरिया है मित्रों, ये प्रतापगढ़। क्लियर हो गई बात? अब प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यदि यहाँ का अपन एरिया देखते हैं तो यहाँ पर काय के मैदान स्थित, पठार नहीं है यहाँ पे, गोंडवाना लैंड भी नहीं है, छप्पन के मैदान नहीं है। छप्पन के मैदान इधर चले गए तो इधर का एरिया है ही नहीं। तो ये है कांटल के मैदान है मित्रों, ये जो प्रदेश है ये कांटल के मैदान का क्षेत्र है। तो डेफिनेटली जो इसका आंसर राइट होगा मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से समझा देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ये तो ये जो एरिया है ये कांटल के मैदान का क्षेत्र है। तो बनी बनाई बात है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, कांटल के मैदान का भाग है। ये आप लोगों के एग्जाम में आता है तो कांटल के मैदान पर काला कर दीजिएगा। ये भी वन रक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, पूरी की पूरी मेरी जो पुस्तक है या मेरा जो बोर्ड है, डेस्क बोर्ड है, वो पूरा का पूरा भर गया है। देखें अपन लोग, इसमें मैं शायद राजस्थान का नक्शा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा डेस्क बोर्ड पूरा भरा हुआ है, और शायद हो सकता है डी ऑप्शन जब पढ़ूं जब मैं खुद भी गायब हो जाऊंगा। देखें, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, या ये कहना चाह रहा है। ए ऑप्शन है अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल राइट है। अरावली जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दे रहा है, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो साफ ही दिख रहा है मित्रों कि उत्तरी पूर्वी मैदान, तो उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी का कब से हो गया। यदि अपन यहाँ पे नक्शा बनाने का प्रयास करें, नक्शा बनाए बिना मजा नहीं आता ना, थोड़ा सा हल्का सा मैं ये बना देता हूँ यूं, ये आ जाओ।
तो ये उत्तर है, ये पूरब उत्तर, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो ये बोल रहा है कि राजस्थान का ये उत्तरी पूर्वी मैदान है यहाँ का, ये सिंधु नदी के द्वारा है। तो इधर कब से सिंधु नदी बहने लगी मित्रों? सिंधु नदी तो यूं जा रही है ऐसे। आगे बात समझ में? तो दिखती सी बात है, ये गलत पूछ रहा है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बी इज ए राइट आंसर। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। और पढ़ लेते हैं, पश्चिमी बालू का मैदान सही है, दक्षिण पूर्वी, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर अपने को मिल गया। तो ज्यादा सोचने की क्यों आवश्यकता है, क्यों अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट करें अपन। तो बी इज ए राइट आंसर बच्चों। ठीक है मित्रों, चलो आगे 10वें प्रश्न के ऊपर। ये 10वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न आप लोगों को क्या पूछना चाह रहा है, देखें। यह प्रश्न पीटीआई के एग्जाम में आया है सन 2015 के अंदर। देखें 10वें प्रश्न पे, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। अतः ये कहना चाह रहा है कि जब राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल होता है या गर्मी का मौसम होता है, तो उस समय न्यूनतम जो तापमान होता है वह कौन से जगह पर पाया जाता है या कौन से एरिया में पाया जाता है। न्यूनतम जो तापमान है, क्लियर हो गई बात। यदि अपन न्यूनतम तापमान देखें राजस्थान का, तो यहाँ पर मैं थोड़ा राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूं। ये आ गया साहब, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, और इधर सॉरी उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम है। क्लियर है बात। अब ये पूछ रहा है न्यूनतम तापमान, तो डेफिनेटली राजस्थान का न्यूनतम तापमान माउंट आबू सिरोही में होता है, इधर के एरिया में होता है, और माउंट आबू सिरोही इधर का एरिया बताया जाता है। जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, आप लोगों को कर्सर दिख रहा होगा इस जगह, तो इधर का एरिया ही, मेरे को ना देखें, इस डैशबोर्ड को देखें, इधर का जो एरिया है यही क्या कहला रहा है, इधर ही सिरोही का एरिया है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो एरिया है ये सिरोही के एरिया में आ रहा है, तो इधर ही न्यूनतम तापमान रहता है। तो न्यूनतम तापमान रहता है तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, और इधर पूरब है, और इधर पश्चिम है। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिमी भाग। ये हो गया ना, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में ही ग्रीष्मकाल में न्यूनतम तापमान रहता है। तो देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो यहाँ पर मैं बी पर क्लिक कर देता हूं। तो 10th प्रश्न का आंसर भी अपने को आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने, 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर है। क्या कह रहा है, सीफ है। सीफ क्या है, यहां पर यह पूछना चाह रहा है कि सीफ क्या। ये जो प्रश्न है मित्रों, ये पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पीटीआई 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों। तो 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सीफ है। अब सीफ क्या है, ए ऑप्शन दिया हुआ है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बी ऑप्शन है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सी ऑप्शन है पैराबोलिक बालू का स्तूप, और डी ऑप्शन है स्क्रब कापीस बालू का स्तूप। स्क्रब कापीस बालू का स्तूप। अब इन चारों में से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो बालू का स्तूप के बारे में आप लोगों को ध्यान करें। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मिट्टी के ढोरे बनते हैं उनके आधार पर कुछ स्तूप बन जाते हैं जिन्हें बालू का स्तूपों के नाम से जाना जाता है, जैसे अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, पैराबोलिक है, और स्क्रब कापीस है। इनकी बाकायदा परिभाषाएं हैं। बताएं सीफ है, तो सीफ यदि अपन देखते हैं तो इसको सीधा सीधा परिभाषा है कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को सीफ कहा जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये कोई प्रश्न ज्यादा समझाने का नहीं है, तो सीधा इसका आंसर सीफ पे क्लिक होता है कि अनुदैर्ध्य बालू का जो स्तूप है वह सीफ के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। ये क्या पूछ रहा है, मुक्त पूछ रहा है, युक्त नहीं पूछ रहा है। मुक्त और युक्त में अंतर होता है मित्रों, आगे बात समझ में। युक्त का मतलब होता है कि है, और मुक्त का मतलब होता है बाहर। कहते ना मैं आज तेरे कर्ज से मुक्त होता हूं, तो वह क्या हो गया, पूरा हो गया। ये मैं नक्शा बनाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, कोशिश कर देता हूं, देखो बन गया। अब अगर अपन आगे चलें तो इसको अपन देखते हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है।
अर्थात जो पश्चिमी राजस्थान है इसका कितना रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप देखें तो पश्चिमी राजस्थान में पूरा सीधा सीधा याद करने का प्रश्न है मित्रों। तो इसका 41.5% क्षेत्रों पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है रेतीले मैदानों का। देन ए इज ए राइट आंसर मित्रों। तो यहाँ पर 12वें पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ए इज ए राइट आंसर। इसको याद कर लेना, याद करने का ये आंकड़ों के अनुसार होते हैं, जो कि आंकड़े राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बाकायदा चेक किया जाता है और चेक करके निर्धारित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में। यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, ये पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अभी बोल रहा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। अब यदि अपन थोड़ा राजस्थान का नक्शा बना दें, जैसे कि मेरी आदत खराब है, आप लोग भी सोच रहे होंगे गुरुजी की आदत बहुत खराब है, बार बार नक्शा बना देते हैं, लेकिन मजा नहीं आता मित्रों ऐसे पढ़ाने में डायरेक्ट, जब तक नक्शा ना हो। ये देखो, मैं नक्शे से क्या होगा मित्रों, यदि आप भी इस प्रकार की आदत अपने अंदर डाल लेंगे, इस प्रकार की आदत की जो प्रश्न है उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके सरल करने का प्रयास करें, तो वो प्रश्न जो कितना भी टिपिकल हो वह प्रश्न बहुत ज्यादा सरल होता हुआ नजर आता है, हमारे को इजी हो जाता है। क्योंकि अब जैसे अपन ने देख लिया, ये नक्शा बन गया, तो हमारे सामने पूरा राजस्थान दिख गया कि हाँ भाई ये राजस्थान आ गया। अब इस राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश होगा जहां पर नहीं होगा। अब ये आप लोगों को नक्शे समझ में आ रहा है, यहाँ पर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और पश्चिम है। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह डेफिनेटली गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे को माउंट आबू में पाया जाता है। और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में स्थित है। तो डेफिनेटली इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा, ए ऑप्शन जालोर, बी ऑप्शन नागौर, सी ऑप्शन सिरोही और डी ऑप्शन चुरू। तो देन सी इज ए राइट आंसर। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं मित्रों, ये सी इज ए राइट आंसर हो गया मित्रों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर, सेकंड पारी में। देखें, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अतः इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया, सिरोही गुरु शिखर। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है, गुरु शिखर। लगभग 1722 मीटर बताई जाती है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग इसका दी गई है। तो इसकी जो ऊंचाई बताई गई 1722, याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा है मित्रों, गुरु शिखर। देन ए इज ए राइट आंसर। तो अपन किस पे काला कर देते हैं मित्रों, ए पर काला कर देते हैं। ये ए पर मैंने राइट कर दिया। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी जो पर्वत शिखर की सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह कौन सा है, गुरु शिखर है। क्लियर है बात मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले, ये आ गया, इसका भी आंसर पहले ही दे दिया मैंने। देखो आप लोग, पहला 15वां प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की लंबाई कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बोल दिया मैंने। तो राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की लंबाई कितनी है। ए ऑप्शन है 1722, बी ऑप्शन है 1724, सी ऑप्शन है 1750 एंड डी ऑप्शन है 1780। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यदि अपन एकदम ऑथेंटिक माने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, जो कि सरकारी किताबें हैं, तो सरकारी किताबों के माध्यम से देखें तो 1722 छपी हुई मिलती है। तो देन 1722 इज ए राइट आंसर। आप लोगों की अलग अलग गाइडों के अंदर अलग अलग इसलिए दे देते हैं क्योंकि कभी वहां पे कभी कभी बर्फ भी जमती है, सर्दियों में बर्फ जम जाती है तो चोटी ऊंची हो जाती है, गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है तो चोटी नीची हो जाती है थोड़ी। तो इसलिए 1722 इज ए एग्जैक्ट राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं 16वें नंबर के प्रश्न के ऊपर। ये 16वां नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखें मित्रों, 16वां प्रश्न है, अरावली श्रेणी के दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम है। अरावली श्रेणी के दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम है। ए ऑप्शन है कुंभलगढ़, बी ऑप्शन है नाग पहाड़, सी ऑप्शन है शेर और डी ऑप्शन है अचलगढ़। यदि अपन इन चारों में से देखते हैं तो एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देता हूं, जो कि राजस्थान में जो पर्वत श्रृंखला है की चोटियां हैं उनकी एक ट्रिक है, गुरु शेर जल अचरता। तो गुरु शेर अर्थात गुरु के पश्चात शेर आता है। तो डेफिनेटली जो राजस्थान में दूसरे नंबर की जो चोटी बताई गई है वह शेर है। तो सी इज ए राइट आंसर। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ये तो काफी, ये आरएस प्री के अंदर 1999 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों।
नेक्स्ट अपन प्रश्न में चलते हैं 17 नंबर पे। ये 17 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये क्या बोल रहे हैं, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जरगा पर्वत स्थित है। तो जरगा पर्वत देखें तो गिरवा की जो पहाड़ियां हैं उधर के आसपास का जो एरिया है वह जरगा पर्वत बताया जाता है। और गिरवा कहाँ पर है? गिरवा का जो एरिया है वह उदयपुर का एरिया बताया जाता है कि चारों तरफ से घेरा हुआ है गिरवा का एरिया। तो डेफिनेटली इसमें बी इज ए राइट आंसर होगा। तो उदयपुर, ए तो सिरोही है, बी उदयपुर है, और सी अलवर है, और डी जयपुर है। तो बी इज ए राइट आंसर। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं, उदयपुर। तो गिरवा जरगा पर्वत जो है वह उदयपुर में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है मित्रों, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। यह प्रश्न पूछा गया है, यह पटवार के एग्जाम में पूछा गया है, पटवार 2011 के अंदर पूछा गया है। अब ये क्या बोल रहा है, ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत चोटियों का सही क्रम है। अर्थात ऊंचाई के हिसाब से ऊंचाई से नीचे की तरफ आना चाह रहा है, यह प्रश्न ये पूछ रहा है। पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है शेर, जरगा और गुरु शिखर। गलत है आंसर, क्योंकि ऊंचाई के हिसाब से सबसे टॉप पर कौन सा है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखें, गुरु शिखर, शेर, जरगा। तो गुरु शिखर शेर और जरगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, गुरु शेर जर अचरता। तो गुरु शेर जर अचरता, तो गुरु शेर और ये जर, तो ये चारों के चाहे तीनों का तीनों ये आंसर इज ए राइट है, बी इज ए राइट आंसर। बाकी नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है और याद करने की। तो डेफिनेटली गुरु शेर जर अचरता होता है। तो गुरु से गुरु शिखर, शेर से शेर और जर से जरगा। तो डेफिनेटली बी इज ए राइट आंसर। तो अपन बी पर क्लिक कर देते हैं। ये हो गया। आप लोगों के दिमाग में कौन सा आंसर आया आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सच बताइएगा। ऐसा नहीं मैंने जो बता दिया फिर आप खट्ट देना वैसा का वैसा लिख दें। इसलिए जो आपके मन मस्तिष्क में जिस जो आंसर आया है वही आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर होगी मित्रों बात? नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न मित्रों, 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? अर्थात सॉरी 19 नंबर का मैं 18 बोल गया। तो 19 नंबर का 18 तो अपन ने सॉल्व करवा ही दिया। देखें आप लोग, दोबारा से बोल देता हूं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? ऊंचाई के अनुसार था ऊपर से नीचे इस प्रकार से घटते हुए क्रम में कौन सा है? देखें आप लोग, जरगा सही है, जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। और आप लोगों को बताया मैंने गुरु शेर जर अचरता, कितना बढ़िया आपको टेक्निक बताई है। तो गुरु और शेर, तो पहला गुरु शेर जर अचरता। तो गुरु शेर जर अचरता, तो गुरु ऊपर पे आ रहा है, फिर आएगा शेर, फिर आएगा जर, फिर आएगा ता। तो गुरु शेर है, तो गुरु शिखर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर शे कहां पर है? ये रहा शे, शेर, और जय ये रहा, और फिर ता, ये तारागढ़ आ गया, सज्जनगढ़ बीच में आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सी इज ए राइट आंसर। तो इस पर अपन टिक लगा देते हैं मित्रों, ये सी इज ए राइट आंसर हो गया मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20वां नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्रश्न, अरावली पर्वतों, पढ़ो आप लोग भी, मैं ही पढ़ता जाऊंगा बार बार, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोगों को भी तो पढ़ना पड़ेगा मित्रों। देखें आप लोग, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से आरंभ होती है वह स्थान है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणीय, ईओ के एग्जाम में 2007 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। तो अरावली मालाओं की सुदूर दक्षिणीय जड़ कहां से आरंभ होती है? अब ये देखो कितना गहराई वाला प्रश्न है। अर्थात ये अगर इस प्रश्न को अपन गहराई से प्रश्न पढ़े तो इसका राजस्थान से कोई लेना देना ही नहीं है मित्रों। हालांकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की मुख्य पर्वतमाला है,
परंतु यदि इस प्रश्न को गहराईता से पढ़े तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखो आप लोग खुद दिमाग लगाओ। प्रश्न बोल रहा है अरावली पर्वतमाला मालाओं की सुदूर दक्षिणीय जड़, सुदूर का मतलब बहुत दूर, अनंत, ये उत्तर दक्षिण, तो इधर का ही देखना है अपने को। तो सुदूर दक्षिणीय जड़, तो सुदूर तो चलते जाओ नीचे मित्रों और डायरेक्ट पहुंच जाओ अरब सागर के तल। तो जमीन के अंदर से अरब सागर से निकल के अरावली पर्वत श्रृंखला निकली है मित्रों। अब आप सोचो कि कितनी भयंकर अरावली पर्वत श्रृंखला है। कहा जाता है कि किसी जमाने में इस अरावली पर्वत श्रृंखला पर बर्फ जमा करती थी मित्रों, इतनी ऊंचाइयों पे थी। लेकिन ये तो धीरे धीरे हवाओं के थपेड़े, पानी की बरसात और आदि आदि अप्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं के कारण इसका थोड़ा कम होती चली गई और मनुष्यों के द्वारा भी इसको बार बार तोड़ा गया, बार बार इसका खनन किया गया। इस कारण से भी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई काफी कम हो चुकी है, अन्यथा ये बहुत ऊंचाइयों बसी हुई थी। तो अरब सागर से इसकी जड़ निकलती है, तो डेफिनेटली अरब सागर से जड़ निकलती। तो इसमें आंसर आप देख लो अरब सागर कौन सा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, ये सी नंबर पे आ रहा है। तो देन सी इज ए राइट आंसर। ये क्लियर हो गई बात मित्रों। अब यदि अपन देखते हैं 21वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। ये नेक्स्ट पेज आ चुका है अपने सामने। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये प्रश्न पूछा गया है वन रक्षक एग्जाम के अंदर पूछा गया है सन 2013 के अंदर। तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान में मध्य में कौन आता है। ये अपन आ जाते हैं मित्रों, ये अपन थोड़ा चित्र बना लेते हैं। आप भी क्या याद करोगे, माउस से चित्र बना रहा हूँ राजस्थान का। ये माउस से राजस्थान का चित्र बन गया पतंग की आकृति का। अब यदि अपन इसको देखने का प्रयास करें मित्रों, तो यहाँ पर यदि अपन देखते हैं तो राजस्थान के मध्य में ये रहा मध्य का एरिया। ये मेरा कर्सर चल रहा है तो इसको आप देखते चले जाएं। मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ, आप भी दिमाग लगाएं। तो जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे, घोड़े नहीं दौड़ाएंगे दिमाग के, तो काम ही नहीं चलेगा। दिमाग बूढ़ा हो जाएगा और बूढ़ा हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अपन इस जगह अपन चलते हैं और यहाँ पर एक घोड़ा सा बना रहा हूँ मैं अपना, और ये दूसरा कलर करके और इस जगह घोड़ा बना देता हूँ। ये राजस्थान का हार्ट हो गया साहब। तो राजस्थान का हार्ट कौन सा है? अजमेर ही तो राजस्थान का हार्ट है। और राजस्थान का हार्ट अजमेर है, तो राजस्थान का हार्ट अजमेर है। तो राजस्थान के हार्ट में कौन सा पर्वत पाया जाता है? राजस्थान के हार्ट में तारागढ़ पाया जाता है। तो डेफिनेटली तारागढ़ यहाँ की मध्य ऊंची चोटी है। तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये यहाँ से निकल रही है अरावली। देखो आप लोगों को अरावली बना देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे मेरे को। ये अरावली बना दी साहब। यही पूछना चाह रहा है कि मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य अरावली तो यही आ रही है ना, तो मध्य अरावली यही आ रही है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तारागढ़ होगी। तो डेफिनेटली सी इज ए राइट आंसर। तो अपन सी पर काला कर देते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चले। समझ में आ गया होगा आप लोगों की आज्ञा हो तो। नेक्स्ट प्रश्न काफी मजेदार प्रश्न आया है, दिमाग वाला। क्या कह रहा है ये नेक्स्ट प्रश्न? 22 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी प्रश्न पूछा गया है पटवार प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखो आप लोग, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल राइट आंसर है कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कह रहा है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। बिल्कुल अविच्छिन्न फैली, एक विच्छिन्न होती है लगातार, एक अविच्छिन्न होती है, टेढ़ी मेढ़ी बीच बीच में से टूटी फूटी, ये सारी अविच्छिन्न है। तो अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है और अविच्छिन्न रूप से इस प्रकार से देखो, ये हो गया, ये इस प्रकार से फैली हुई है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर तो हो गया मित्रों, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। कर्सर पर ध्यान दे मित्रों। ये अपन नक्शा बना देता हूँ थोड़ा सा राजस्थान का, कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा इसमें डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है मित्रों। ये हो गया अपना राजस्थान का। क्लियर है बात। अब यदि अपन चलते हैं तो ये क्या कह रहा है? अरावली जो है ये श्रृंखला मरुस्थलीकरण को रोकती है, बिल्कुल रोकती है। इसके साथ साथ इस प्रकार से फैली हुई है और इसी कारण से मरुस्थल रुक रहा है। तो ये क्या हो रहा है? दोनों सही है और दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। कारण और कथन दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? ए इज ए राइट आंसर। देखो इसमें पढ़ो, ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है। तो एग्जैक्ट यही आंसर राइट है इसका।
देन ए इज ए राइट आंसर। यहाँ पर मैं ए पर क्लिक कर देता हूँ। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन, आप लोगों की आज्ञा हो तो। ये अपन आ गए अपन 23 नंबर के प्रश्न के ऊपर। अब 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखें, इसको भी पढ़ते हैं और इसको सरल करने का प्रयास करते हैं। जिस दिशा में अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। अर्थात अरावली पर्वत श्रेणी की जो चौड़ाई है, अर्थात ये सकड़ी है और सकड़ी से ये चौड़ी होती जा रही है, तो सकड़ी से चौड़ी होने का जो एरिया है उसकी दिशा पूछ रहा है ये। अब यहाँ पर भी अपन मित्रों एक नक्शा बना देता हूँ छोटा सा राजस्थान का, बढ़िया रहेगा ना, थोड़ा मजा आता है। ये मैंने नक्शा बना दिया फर्स्ट क्लास, ये बढ़िया सा फर्स्ट क्लास नक्शा, बहुत बढ़िया ड्राइंग है मेरी। आप लोग भी क्या याद रखेंगे, क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मेरी राइटिंग देख के बहुत मजा आता है, तो बहुत शानदार राइटिंग की का धनी हूँ मैं। कभी आइएगा मेरी ऑफलाइन क्लास में। तो देखें आप लोग, जयपुर में पढ़ाता हूँ मैं, और जयपुर के अंदर आराम से आइए मेरी क्लास के अंदर, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये आप लोगों के सामने राजस्थान का नक्शा दे रहा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसकी चौड़ाई, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो चौड़ाई बढ़ाना अपने को मित्रों। अब मैं यहाँ पर ये राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रृंखला बना देता हूँ। क्लियर होगी बात। अब राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला यदि अपन चालू होती है इधर से, तो यहां से जब अरावली पर्वत श्रृंखला चालू होती है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो यहाँ से चालू होती है मित्रों, तो इधर से तो ये चौड़ी है काफी। क्लियर होगी बात। यहाँ गुजरात की तरफ से आ रही है, अरब सागर के यहाँ से इधर से गुजरात की तरफ से आ रही है मित्रों, धीरे धीरे तो ये आती है, तो आती जाती है चौड़ी है, और ऐसे धीरे धीरे ये ठेठ दिल्ली पहुंचती है मित्रों। जब ये दिल्ली पहुंचती है तो वहां पहुंचते पहुंचते सुगड़ी होती जाती है। क्लियर होगी बात। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। यदि अपन देखें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये पश्चिम पूर्व या दक्षिण पश्चिम को लें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तो इसकी चौड़ाई कम होती है, और इसका उल्टा जो हो रहा है वह उल्टा बढ़ रहा है। डेफिनेटली इधर से यदि ये कम हो रही है तो इधर अपन उल्टा चलेंगे तो बढ़ेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ यदि अपन चलते हैं तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसकी लंबाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है वह बढ़ती जाती है। ये अपन एरो का निशान बना देता हूं। तो अब आप देख लो कौन सा आंसर इसका राइट होगा मित्रों, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ए ऑप्शन देखें, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो देन ए इज ए राइट आंसर। नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग क्यों लगाएं, दिमाग है कहाँ अपने पास जो इतना दिमाग लगाएंगे। अपन तो बस इतने इस पे रुक जाते हैं, अपनी गाड़ी यहीं रुक गई तो अपन यहीं पे क्लिक लगा देते हैं, अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, अपनी गाड़ी का पेट्रोल यहीं खत्म हो गया मित्रों। इससे आगे अपने गाड़ी का पेट्रोल ही नहीं है, तो बिना बात के गाड़ी का एक्सीलेटर क्यों घुमाएं, अपनी खोपड़ी को घुमाएंगे अपन, घुमाते जाएंगे, बेचारा माथा दुखने लग जाएगा फोकट में। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। क्लियर होगी बात मित्रों। नेक्स्ट अपन प्रश्न में चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, ये आ गया आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। देखें 24वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखने का प्रयास करें, सोचेंगे समझेंगे आंसर निकलेगा। ये पुलिस कांस्टेबल 2006-07 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। देखें, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न है, और मैंने शायद ये समझा भी चुका हूं। मैं किले के अंदर, मैंने किले में एक गागरोण का दुर्ग करवाया था मित्रों। जो गागरोण का दुर्ग है वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। तो गागरोण का दुर्ग मेरे यूट्यूब पे देखें, मेरे यूट्यूब आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में मैंने गागरोण का दुर्ग सर्च करें आप लोग, मेरे चैनल के ऊपर आपको गागरोण का दुर्ग मिल जाएगा, झालावाड़। जो झालावाड़ का जो गागरोण का दुर्ग है मित्रों, वह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। कौन सी श्रृंखला बना हुआ है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बना हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा बना देता हूँ राजस्थान का नक्शा, जगह है तो क्यों प्रॉफिट नहीं लिया जाए, फायदा लिया जाता है जगह का। लेकिन जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा मित्रों, ओरल चलेगा डायरेक्ट, न कोई पेन होगा न कुछ होगा, सिर्फ कहानी होगी, बहुत जबरदस्त कहानी राजस्थान के रणबांकुरों की।
और कहानी कहानी में आप लोगों को राजस्थान का पूरा इतिहास याद करा दूंगा। उसके पश्चात आप लोगों को कहीं पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बार बस ध्यान से कंसंट्रेट होकर मेरा स्पीच सुन लेना। मेरी क्लास में जब मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मित्रों, तो मेरे स्टूडेंट को दोबारा घर जाके कॉपी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये अपन देखें तो झालावाड़, गागरोन, तो ये झालावाड़ का एरिया आ गया इधर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये झालावाड़ में जो गागरोन का दुर्ग है, गागरोन जो है एरिया, ये पूरा कौन सा किला, तो जो गागरोन का किला है वह अरावली पर्वत श्रृंखला पे ना होकर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर है। तो इधर की जो श्रृंखला है मित्रों, अरावली ना होकर विंध्याचल है, क्योंकि अरावली तो सीधी निकल गई इधर से, यूं ये निकल गई साहब। क्लियर होगी बात। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ही बताया गया है मित्रों गागरोन का दुर्ग। तो डेफिनेटली डी इज ए राइट आंसर। और गागरोन का जो दुर्ग है मित्रों वह जल दुर्ग है। ये तीन तरफ से किससे गिरा हुआ है, पानी से गिरा हुआ दुर्ग है। ये एक प्रकार से जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन चलते हैं 25वें नंबर के प्रश्न पर। ये 25वां प्रश्न आ गया है, देखें आप लोग। राजस्थान में खेद ब्रह्मा अर्थात गुजरात, खेद ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। खेद ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? आप लोग सोचें मित्रों, जब तक मैं थोड़ा जलपान ग्रहण कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। अर्थात जलपान में तो भोजन भी आ जाता है, नाश्ता भी आ जाता है, लेकिन जल ग्रहण कर लेता हूँ थोड़ा। सोच लिया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आंसर, नहीं तो बंदा हाजिर है आप लोगों की सेवा में। देखो आप लोग, ये मैं थोड़ा नक्शा बना देता हूँ, मेरी आदत पड़ गई हुई है, थोड़ी बुरी आदत है नक्शा बनाने की। आप लोग परेशान हो जाते होंगे कि बार बार गुरुजी क्या कर देते हैं। ये भी नक्शा भी बहुत अटपटी डिजाइन का बनाते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी दिख जाता है कि हाँ नक्शा है। तो ये अपना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब और पश्चिम है। मान लो यार, मानने में क्या जाता है आपका राजस्थान, इसको मानने में कोई घट तो रहा नहीं है। हालांकि मैंने कोशिश करी है इसको बनाने की, लेकिन मान लो, कोशिश कर लो, समझ लो कि राजस्थान है। क्लियर है। अब राजस्थान में बोल रहा है खेड़ ब्रह्मा या खेत ब्रह्मा, गुजरात से खेतड़ी तक। तो यहां से अपन चलते हैं खेतड़ी तक। तो यहां से खेतड़ी तक का जो इसकी लंबाई बताई गई है, वो लंबाई सीधा सीधा याद कर लेना यार, क्यों इतना दिमाग लगाओ। याद करोगे तो जीत जाओगे, 550 किलोमीटर, बात खत्म। क्लियर होगी बात। कुछ चीजें याद करने की होती हैं, कुछ समझने की होती हैं, तो याद कर लेना। खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक इसकी लंबाई 550 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 26वें नंबर के प्रश्न पर। 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अरावली अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान के किस जिले से अरावली पर्वतमाला प्रवेश करती है राजस्थान में महाराज, ये पूछना चाह रहा है। अर्थात अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है, जो कि अरब सागर के तले में इसकी जड़ है, वहां से निकलती है एकदम चगड़क 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 चगड़क, और निकलती हुई ये राजस्थान के जिले में प्रवेश कर जाती है, बिना किसी टोल टैक्स दिए हुए डायरेक्ट आ जाती है। आजकल तो टोल टैक्स देना पड़ता है हमारे को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवेश भी कर जाती है, इनका चेकअप भी नहीं होता। इसका चेकअप होना चाहिए ना मित्रों, कोरोना का है, इसको सैनिटाइज करना चाहिए राजस्थान की, इसको अरावली पर्वतमाला को। ये कोरोना के टाइम में राजस्थान में प्रवेश कर रही है और सीधी बाहर निकल रही है। इसको 11 दिन के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए मित्रों। वहां पे क्वारंटाइन नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, क्वारंटाइन नहीं हो पा रही तो माफ कर देते हैं। अभी ये भी अरावली भी क्या याद करेगी अपने को कि राजस्थान के आदमी कितने दिलदार हैं, क्वारंटाइन नहीं करने दे रहे हैं, माफ कर रहे हैं। देखो आप लोग, अब ये राजस्थान में ये पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से आरंभ होती है और उत्तर पूर्व में जाती है, मतलब यहाँ से कहाँ से आरंभ होती है और यहाँ चली जाती है। तो यदि अपन देखें तो ये एग्जैक्ट जगह जो बताई गई है वह सिरोही का एरिया बताया जाता है। अर्थात सिरोही से आरंभ होती है और ये उत्तर पूर्व में निकल जाती है, सीधी बाहर चली जाती है। क्लियर होगी बात। तो अपन यहां से निकलती है और सीधी उत्तर पूर्व होती हुई ठेठ दिल्ली तक पहुंच जाती है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा?
सिरोही कहाँ मिल रहा है अपने को, डी ऑप्शन पे सिरोही लिखा हुआ मिल रहा है, तो डेफिनेटली डी इज ए राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, सिरोही इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न में चले अपन। ये नेक्स्ट प्रश्न आ गया, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। ये भी याद करने का सब्जेक्ट है यार, याद करने का है मित्रों। तो किस काल में माना जाता है, इसको याद कर लेना, रट लेना। कुछ प्रश्न याद करने के होते हैं, कुछ समझने के होते हैं। कुछ तो मैं आप लोगों को याद करवाई देता हूँ, जो कि मैं नक्शा बना के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर खोपड़ी के अंदर आंकड़ा बिठाना है आपका। तभी तो कहता हूँ दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। देखो ए ऑप्शन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एसएस के एग्जाम में 2011 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है अपना अपन अपने मन से बना रहे हैं, ये पूछे गए प्रश्न है, मोस्टली काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल, बी ऑप्शन दिया हुआ है मिसोजोइक काल, और सी ऑप्शन दिया हुआ है पेलियोजोइक काल, और डी ऑप्शन दिया हुआ है सिनोजोइक काल। बहुत अटपटे नाम लग रहे होंगे, तो ये मिसोजोइक, पेलियोजोइक, सेनोजोइक, ये अटपटे कभी सुना ही नहीं अपन ने, और प्री कैम्ब्रियन तो सुना ही है, तो डेफिनेटली प्री कैम्ब्रियन इज राइट आंसर। तो आप लोगों को याद कर लेना इसको कि अरावली जो पर्वत श्रेणी का विकास का जो काल है वह कौन सा माना जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल अरावली पर्वत श्रेणी के विकास का काल माना जाता है, तो देन ए इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर है, इस प्रश्न में ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि सीधा सीधा याद करने का प्रश्न है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 28वें नंबर के प्रश्न पर। अब 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य में विद्यमान भूखंड माने जाते हैं। अब बनी बनाई बात है, राज्य में विद्यमान जो भूखंड है वह अरावली पर्वत श्रेणी के हैं मोस्टली, तो अरावली पर्वत श्रेणी के हैं, तो वही इसमें भी उठपटांग आ गया मामला। प्री कैम्ब्रियन, मिजोजोइक, मिसोजोइक और पेलियोजोइक, अपने को क्या लेना देना इनसे, अपने को याद ही नहीं करना, ये है ही नहीं। अरावली पर्वत श्रेणी है जो प्री कैम्ब्रियन युग की है, और जो जितने भी राज्य में विद्यमान भूखंड है वो मोस्टली अरावली पर्वत श्रृंखला के हैं, तो डेफिनेटली यही आंसर राइट होगा। देन ए इज ए राइट आंसर। यह भी प्रश्न पूछा गया है, वन रक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया है 2012 में मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 27वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य, सेकंड ग्रेड संस्कृत के एग्जाम लगा था 2011 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है मित्रों, गोगुंदा और कुंभलगढ़ वाला। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार, ये भी याद करने का प्रश्न है कि इनके मध्य कौन सा पठार है, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार, या ऊपर माल का पठार। दिमाग लगाइए मित्रों, थोड़ा घोड़ा दौड़ाइए दिमाग का, थोड़ा याद कीजिए, करें पढ़ा करें थोड़ा। लॉकडाउन में दिमाग को बूढ़ा ना करें, आपने दिमाग को बूढ़ा कर रहे हैं, लॉकडाउन में बूढ़ा हो गया समझ लेना, फिर परमानेंट बूढ़ा हो जाएगा दिमाग। एक बार बूढ़ा होने के पश्चात जवान नहीं हुआ जाता मित्रों, तो इसलिए अपने दिमाग को बूढ़ा ना होने दे, जवान रहने दे टनाटन एकदम से, वैज्ञानिक स्टीफन की तरह, आइंस्टीन की तरह। शरीर बूढ़ा हो जाए लेकिन दिमाग बूढ़ा नहीं होना चाहिए मित्रों। अगर दिमाग बूढ़ा हो गया ना तो सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जो भी जंग जीती जाती है दिमाग के बल पे जीती जाती है, ताकत के बल पे नहीं। आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर ताकत के दम पर यदि जंग जीती जाती तो जंगल का राजा हाथी होता मित्रों, शेर नहीं होता। देखो बताओ, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित जो पठार है मित्रों, बोराट का पठार है। याद कर लेना, सीधा सीधा आंसर है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर 30 नंबर का, ये आरएस प्री के अंदर पूछा गया प्रश्न है 1997 में, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा, ऊपरमाल। ये बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें नक्शा बना देता हूं मैं। ऊपरमाल का जो पठार है वो कौन से एरिया में नहीं आता, ये ध्यान रख लेना बस। इसमें यूं मत सोचो कि कहाँ आता है, जैसा आपका दिमाग लगे कि किसमें आता है, जिस प्रकार से भी आप प्रश्न को सरल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया नक्शा बना है, डिजाइन बहुत जोरदार बनी है मित्रों। तो बताओ कि ऊपरमाल का जो पठारी प्रदेश है वह राजस्थान के किस जिले में नहीं आता है। तो यहाँ का जो मध्य का एरिया है, अजमेर, नागौर, पाली
और इधर के जो एरिया है मित्रों, इधर के एरिया में ऊपर माल का पठार नहीं आता है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। इधर के एरिया में कोटा है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। ये ऊपर माल का पठार है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ ऊपर माल में आ रहा है, मेसा के पठार पर स्थित है। अब यदि अपन देखें तो ऊपर माल का पठारी प्रदेश निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो डेफिनेटली अजमेर पाली नहीं है। तो डी इज ए राइट आंसर इसका मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं 31 नंबर के प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ये भी आरएस एग्जाम 1996 और 99 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। देखो, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, ये भी आंकड़े के ऊपर है प्रश्न, रटने का प्रश्न है, याद करने का प्रश्न, समझने का प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं नक्शा बना के। ये हो गया साहब, और ये निकाल दी मैंने अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये दूसरा रंग ले लेता हूं इधर से, ये दूसरा रंग ले लेता हूं। ये वही रंग आया यार, गड़बड़ हो गई, ये तो रंग बदलना पड़ेगा मेरे को। ये मैं इधर का जो एरिया है, ये 12 जिले हैं साहब। टोटल कितने हैं? 12 जिले हैं। तो ये टोटल जो 12 जिले हैं, तो इन 12 जिलों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है मित्रों, तो डेफिनेटली जो पश्चिमी राजस्थान है उधर 40% जनसंख्या निवास करती है मित्रों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ए राइट आंसर। सीधा सीधा याद करने का प्रश्न है, इसमें सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए मित्रों। सारा जो खेल है दिमाग का खेल है। तो ए इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। 32वें नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों। क्या कह रहा है 32वें नंबर का प्रश्न? ये पटवारी 2008 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। क्या कह रहा है? पटवारी 2008 में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है? एक मिनट, थोड़ा अरावली को बना ही देता हूं ना यार, कलेश थोड़ा खत्म करूं जीव का, आप लोगों के कलेश ही काट देता हूं परमानेंट आपके जीव का। ये आपके जीव का कलेश ही काट दिया मैंने। आ जाओ मित्रों, ये अपने अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, ये बना दी साहब। अब ये कह रहा है दक्षिणी अरावली, तो ये इधर का दक्षिणी अरावली हो गई। अब ये बोल रहा है कि दक्षिणी अरावली का दर्रा नहीं है। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया और देसूरी, कौन सा जो दर्रा नहीं है ये पूछना चाह रहा है। तो अरनिया इज ए राइट आंसर है मित्रों। अरनिया इधर नहीं पड़ता है, इस आगे की साइड है अरनिया। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है सी इज ए राइट आंसर। याद करने का टॉपिक है मित्रों ये तो मैंने हालांकि समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये सीधा सीधा याद कर लेना, घोट लेना। पुराने जमाने में कहते थे ना कि ओखली के अंदर लाला काई कर, याद कौन नहीं हो रहे हो तो एक काम कर लीजो कि ओखली लीजो, ओखली में किताब डाल जो और कूट जो और घोट पी जो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कूटा और कूट के घोट के पी गए, ऐसा नहीं है। कूट के घोटने का पीने का मतलब होता है कि उसको बिल्कुल कंट्रस्ट होकर दिमाग में उतार लेना। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलते हैं अपन 33 नंबर के प्रश्न पर। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। तो दर्रे कौन से हैं पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दर्रा क्या होता है। एक्चुअल में दर्रा क्या होता है कि जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, सपोज करो ये मैं बना देता हूं, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं मित्रों। क्लियर है बात? इन पहाड़ियों के मध्य में से बहुत सी पहाड़ियां ऐसी होती हैं जिनका थोड़ा नीचाई पर होता है, उनका ढलान थोड़ा ज्यादा नीचे होता है। तो वहां से हमारे द्वारा क्या किया जाता है, रास्ता बना लिया जाता है यूं ऐसे। ये निकल गए साहब अपन बाहर। क्लियर हो गई बात? कलर दूसरा बता देता हूँ, मजा नहीं आ रहा है इस कलर में। ये अपन यहाँ से निकल गए बाहर साहब, ये सड़क बना दी अपन ने, यहाँ से निकल गए। क्लियर हो गई बात? यही कर रहा है, अर्थात जो पहाड़ है उस पहाड़ को कहीं ऐसे स्थान को देखकर वहां से सड़क बनाकर पार करने की जो जगह होती है उसे दर्रा कहते हैं। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो मुख्य दर्रे हैं, रोहतांग नहीं है भैया, रोहतांग दर्रा नहीं है। जेलपा और नाथुला ये भी नहीं है। शिपलीला ये भी नहीं है भैया। सीधा सीधा आंसर दिख रहा है तो देसूरी और हापी। तो देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो देसूरी व हापी इसका सही आंसर है। तो इसके साथ अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों।
ये 34 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर का प्रश्न वन रक्षक एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब वन रक्षक एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अरावली पर्वतमाला कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो सर्वाधिक अंतराल कहाँ पर है? मध्य में सर्वाधिक अंतराल है। तो मतलब अंतराल का मतलब जगह काफी बढ़िया लंबा चौड़ा जो एरिया है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अंतराल का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा फैला हुआ, मतलब ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अपना रफली नक्शा बना रहा हूँ पतंग की आकृति का, ये राजस्थान का नक्शा हो गया। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर अंतराल है? तो सबसे ज्यादा जो अंतराल है अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ज्यादा फैली हुई है मित्रों, वह कहाँ पर है? मध्यवर्ती एरिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मध्यवर्ती एरिया में सबसे ज्यादा फैली हुई है। तो डेफिनेटली मध्यवर्ती जिस जगह होगा वह काला कर दिया जाएगा। तो ए इज ए राइट आंसर। क्लियर है मित्रों बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। क्या कह रहा है 35 नंबर का प्रश्न? राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पे थोड़ा इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ब्लैक कर देते हैं ना अपन, क्यों कलेश रखे जीव को अपने। बस बहुत है, इतना ही बन गया प्रश्न दोबारा से। राज्य का ऊंचा पठार है, तो राज्य का ऊंचा पठार है, ए ऑप्शन है गिरवा, बी ऑप्शन है उड़िया, सी ऑप्शन है त्रिकुट और डी ऑप्शन है भोराट का पठार। 35 नंबर का ये वन रक्षक में पूछा गया है। तो राज्य का ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है? तो यदि अपन ऊंचा पठार देखें तो उड़िया इसे सबसे ऊंचा पठार है। याद रख लेना, ये सारे आंकड़ों के ऊपर आधारित आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। 36 नंबर का प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न आया आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। मिलान कीजिए वाला प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है आरएस एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न है ये, या 37 नंबर का प्रश्न, 37 नंबर का प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। तो 37 नंबर का प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? मिलान कीजिए, एक तरफ तो अरावली के शिखर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। एक तरफ रघुनाथगढ़, एक तरफ शेर, एक तरफ जरगा और एक तरफ जयगढ़ दिया हुआ है मित्रों। तो आप लोगों को दिमाग लगाना है कि रघुनाथगढ़ कहाँ है, शेर कहाँ पर है और जरगा कहाँ पर है और इसके साथ साथ जयगढ़ कहाँ पर है। यदि अपन इनको मिलान करने का प्रयास करें मित्रों, तो रघुनाथ जो गढ़ है वो तो सीकर के अंदर है। क्लियर है बात? तो ए का दूसरा, तो ए का दूसरा नंबर है, तो ए का दूसरा है, तो इसी से ही आंसर मिल गया मित्रों अपना। तो बाकी तो कहीं है ही नहीं 2 नंबर, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना बढ़िया इजी प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स टाइप आ गया लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जयगढ़ देखें तो जयगढ़ अपने को पता ही है, जयगढ़ जयपुर में है। तो इसको दूसरे रंग से करता हूं मित्रों, ये जयगढ़ जयपुर में है, अर्थात डी का तीसरा। तो डी का ये तीसरे नंबर पे है, ये रहा डी का तीसरा। क्लियर होगी बात? और शेर है वह सिरोही में है और जरगा है उदयपुर में है। तो डेफिनेटली ए इज ए राइट आंसर। देन ए पे अपन क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ए इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट वापस 37वां मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 37 नंबर का। क्या कह रहा है ये? मिलान कीजिए, ये भी पर्वत चोटियों के बारे में ही मिलान करवा रहा है मित्रों। पर्वत चोटियों के बारे में मिलान करवा रहा है। तो इसमें क्या आंसर राइट होगा? यहाँ पर्वत चोटी दी हुई है मित्रों और यहाँ पर जिला दिया हुआ है, एक तरफ शेर दिया हुआ है, एक तरफ जयगढ़ दिया हुआ है, एक तरफ रघुनाथगढ़ दिया हुआ है और एक तरफ कुंभलगढ़ दिया हुआ है। और यहाँ पे ABCD है और ये ए ब स और द है। क्लियर है? अब इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? यदि अपन देखते हैं कि शेर देखते हैं अपन, तो शेर कहाँ पर है मित्रों? शेर तो सिरोही में है, तो इसको मैं इस पे लगा देता हूँ। क्लियर है? रंग चेंज करता हूँ अब जयगढ़ कहाँ पर है मित्रों? तो जयगढ़ जयपुर में है। फिर रंग चेंज करता हूँ,
रघुनाथगढ़ कहाँ है? रघुनाथगढ़ सीकर में है। क्लियर है बात। और फिर अंक चेंज करता हूँ, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। क्लियर हो गई बात। तो क्या होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला अर्थात 2 1, तीसरे का चौथा 4 2 1 4, और चौथे का तीसरा 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 2 1 4 2 1 4 3, देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। इसके साथ मैं अपना क्वेश्चन बैंक का जो पार्ट 3 है वह समाप्त करता हूँ, और जल्द ही क्वेश्चन बैंक, राजस्थान क्वेश्चन बैंक पार्ट 4 लेके आता हूँ। आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा इसके साथ साथ समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा, और सच बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी देखते हैं, चैनल को देखते हैं, बाकायदा प्रश्न भी सरल करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता उनको सब्सक्राइब करने में क्या जोर आता है, लाइक करने में क्यों जोर आता है। उनको बता देना चाहता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं घटता है, बल्कि आप लोगों का फायदा होता है। विद्यार्थी सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, टीचर को सब्सक्राइब करेंगे उसका फायदा होगा, तो टीचर का बच्चों को कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि टीचर को खुशी होती है, और इसके साथ साथ आप लोगों का ज्यादा फायदा होता है। और फायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वह डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आप लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा बाकायदा यूट्यूब के माध्यम से कि हाँ भाई ये एक और वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने से आप लोगों का ज्यादा फायदा होता है। और लाइक कीजिए, तो लाइक करोगे तो मैं खुश होऊंगा, और खुश होऊंगा तो और अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा मित्रों। ठीक है, इसके साथ मैं विदा लेता हूं। दीपक कौशिक, नमस्कार।